हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विवेक पांडे और आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर्स के फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। एक्चुअली कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि सर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस तो क्लास में डिस्कस किए, एग्जांपल्स भी बताए, लेकिन हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी चाहिए क्योंकि जनरली हमारे स्कूल्स में और हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक तो एनसीईआरटी ही है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए neetprep2.com ने बेसिकली आपको ये एक स्पेशल एक एडवांटेज, एक एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक्सरसाइज एनसीईआरटी। तो इसमें देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है इसके, बस आपको हल्का सा ध्यान रखना है कि उसमें आप सही तरीके से फॉर्मूले को लगाएं। तो पहला जो प्रॉब्लम है इसकी, क्वेश्चन नंबर 7.1 एनसीईआरटी का, व्हाट इट सेज, गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, सिलेंडर एंड रिंग। स्फीयर, सिलेंडर और रिंग के सेंटर ऑफ मास का लोकेशन देना है एंड क्यूब का, विथ इफ ईच ऑफ देम हैव यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। ठीक है। डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी नेसेसरली लाई इनसाइड द बॉडी। तो इसके दो पार्ट हैं। पहले तो आपको चार चीजों का सेंटर ऑफ मास बताना है। चार चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका स्फीयर, ये एक है आपकी रिंग, ठीक, एक है आपका सिलेंडर, और एक है आपका क्यूब। ठीक। तो बेसिकली आपको इन चार चीजों का, ये स्फीयर है, ये दो रिंग और स्फीयर को अलग करने के लिए मैं कैसा शाइन जैसा ये बना देता हूं, ये रिंग। इन सब की डायमेंशंस की मैंने, जैसे इसकी डायमेंशन रेडियस, इसकी डायमेंशन रेडियस, इसकी रेडियस एंड हाइट, और इसकी साइड लेंथ ए। अब सेंटर मास का जो बेसिक फॉर्मूला होता है आप सबको पता है कि बेसिकली वो होता है एक्ससीएम इज इक्वल टू सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई। तो बेसिकली क्या है, जब भी डेंसिटी ऑफ अ सिस्टम गिवन इज यूनिफॉर्म, यानी जब भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं जिसकी डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम है, इसका मतलब क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि किसी पॉइंट को अगर मैं उस सेंटर मास के फॉर्मूले में रखूंगा तो उसका मास सेम आएगा। उसका मास अगर सेम आएगा तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर मैं मैथमेटिकली बोलना चाहूं तो ये जो m है, ये m बाहर आ जाएगा। ठीक। और ये जो फॉर्मूला बन जाएगा एक्ससीएम, ये बन जाएगा सिंपली सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। यानी इट विल फ्रॉम द वेटेड एवरेज, if the weight of each point is same, it will become a simple average। यानी कुल मिला के आपको कुछ नहीं लिखना है, average of all the positions is nothing but the center of all these things। हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर फॉर एनी ऑब्जेक्ट, it will always lie on the line of symmetry if the object has uniform density। ये स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूं। Note, center of mass will always lie on the line of symmetry if object has uniform डेंसिटी। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज एवरेज, वेटेड एवरेज, और अगर हर पॉइंट का वेट सेम है, हर पॉइंट की डेंसिटी सेम होने के कारण,
तो वेटेड एवरेज बन जाता है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज हमेशा सिमेट्री पे लाई करता है, सिंपल एवरेज के पॉइंट्स। तो अगर मैं बात करूं कि सेंटर ऑफ मास हमेशा किस में लाई करना चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्री पे। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है वो लाइन जिसके अबाउट वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है। अब ऐसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मैं बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकता हूं, हाँ, तो वो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, वो सेंटर ऑफ मास सारी की सारी सिमेट्रिक लाइंस पे लाई करेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सिमेट्रिकल लाइंस, सिमेट्रिकल एक्सिस, इफ द डेंसिटी ऑफ गिवन बॉडी इज यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस स्फीयर की, अगर मैं इस स्फीयर को के लिए मेरे को भी पता है स्टेटमेंट कि इसका सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री में लाई करेगा, तो मैंने ये लाइन ऑफ सिमेट्री बताई। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री में कहां सेंटर ऑफ मास लाई करेगा ये मुझे नहीं पता, तो इसके लिए मैं एक और लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊंगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वहां उस पर भी लाई करना चाहिए। तो इन दोनों पे सेंटर ऑफ मास एक साथ लाई तभी कर सकता है जब वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे हो, यानी सेंटर ऑफ मास विल लाई एट देयर सेंटर। वैसे डायरेक्टली याद रखो यार, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा जो सेंटर ऑफ मास है उसके सेंटर पे लाई करता है जनरली, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज। वैसे ही इसके लिए भी ये हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि ये लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ये लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। वैसे यहां पे अगर मैं करूं तो अगर मैं एक ही ये लाइन खींचूं एक्सिस, ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है। दूसरी सिमेट्रिकल लाइन कौन सी है जरा सोचो, दूसरी सिमेट्रिकल लाइन आपको ऑब्वियसली बात क्लियर पता चल गया होगा, विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो ये भी इट्स सेंटर मास। ठीक, वैसे अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करूं तो एक लाइन जो इसके सेंटर से पास कर रही है बिल्कुल इस तरह से, और दूसरी लाइन इस तरह से कर रही है। ये सेंटर मास। ठीक, अब आप बोलोगे सर तो इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं जहां पे देखो कभी कभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती नहीं है, जैसे ये इट्स अ सेमी सर्कुलर रिंग। अब सेमी सर्कुलर रिंग है और अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करना चाहिए। तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही होगी, एक एक्सिस तो यही है, सो दिस इज इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई कर सकता है। ठीक, लेकिन इसकी दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी। हाँ, कई लोगों को लग सकता है कि सर अगर मैं ये लाइन बना दूं क्या ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? नो, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है वो लाइन जिसके अबाउट वो पर्टिकुलर मास इक्वली एंड सिमेट्रिकली डिवाइडेड हो। अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इसके ऊपर तो मास है, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, यानी ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकली क्या डिवाइडेड ही नहीं है, इसलिए इस लाइन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसीलिए सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर मास सेंटर पे नहीं लाई करता, वो ऊपर लाई करता है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू भी आपको याद होती है 2r/π। अब कई लोग और बोल सकते हैं कि अच्छा सर ऐसा, अगर मैं अभी आपने कहा कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज लाई ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं उल्टा बोलूं कि एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज लाइन ऑफ सिमेट्री, देन इट इज रॉन्ग। मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है वो सिमेट्री ऑफ लाइन पे तो लाई करेगा डेफिनेटली, लेकिन हर लाइन जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है जरूरी नहीं है कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। मेरी बात आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास की बात करूं जो यहां लाई कर रहा है, अगर मैं यहां पे ये लाइन खींचूं तो ये लाइन सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ये सेंटर ऑफ मास इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई कर रहा है, ये जो मैंने बनाई है इस पर्टिकुलर लाइन, बट ये लाइन भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। यानी सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिक लाइंस के अलावा और भी बहुत सारी लाइंस पे लाई कर सकता है, क्यों नहीं लाई कर सकता, लेकिन अगर कोई भी लाइन सिमेट्रिक हुई तो वो सेंटर ऑफ मास से जरूर पास करेगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आसान था, तो ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इनने बोला है क्या सेंटर ऑफ मास मस्ट नेसेसरीली लाई इनसाइड द बॉडी, क्या बॉडी के अंदर लाई करना चाहिए, क्या मटेरियल के अंदर लाई करना चाहिए? तो इसका मैं आंसर कहूंगा नो, नॉट नेसेसरीली।
देखो बॉडी का मतलब यहां पे जो इनने कहा है, बॉडी का मतलब अगर मैं कहूं मटेरियल, बॉडी मतलब वही मटेरियल, लोहे की बॉडी, लोहे का मटेरियल, तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मटेरियल के अंदर लाई करो, दिस इज नॉट नेसेसरी। बट अगर कोई बोला पेरीफेरी, देन यस ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई in the periphery of the object, not necessarily body। सबसे अच्छा एग्जांपल अभी जो मैंने आपको दिया था, ये रिंग का, देखो ये रिंग है, अगर मैं इस रिंग की बॉडी की बात करूं तो इसकी बॉडी की थिकनेस तो बस इतनी सी है, ये इसकी बॉडी है, मटेरियल तो इसका उसकी पेरिफेरी भी होगा, लेकिन इस रिंग का सेंटर मास कहां आता है, सेंटर में आता है ना, यानी सेंटर मास तो बॉडी से बाहर है, लेकिन बॉडी से बाहर हो सकता है, लेकिन पेरिफेरी से बाहर नहीं हो सकता। अच्छा क्यों नहीं हो सकता पेरिफेरी से बाहर, क्या है इसका रीजन? इस चीज का रीजन सेंटर मास की डेफिनेशन में, आप खुद ही बताओ सेंटर मास आखिर है क्या? एक एवरेज ही तो है, भले ही वेटेड हो या जो भी हो, बट है तो एवरेज ही। एवरेज का मतलब क्या होता है? एनी वैल्यू विच इज विद इन द मैक्सिमम एंड विद इन द मिनिमम। So center of mass is average. So center of mass will never cross the extreme value of the points which are added. And which points are added to calculate center of mass? They are nothing but the positions of body, the peripheries of the body. इसीलिए center of mass कभी भी जो एक एवरेज वैल्यू है पोजीशन की, वो कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। So we can say center of mass must lie within the periphery, but not necessary that it must lie in body। तो क्लियर हो आपको कि सेंटर ऑफ मास पेरिफेरी के अंदर होगा, उसकी बाउंड्री के अंदर होगा, उसके एक्सट्रीम को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन बॉडी के अंदर हो ये जरूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 7.2 इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? इन HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड टू एटम्स, द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉन, और एंगस्ट्रॉन का इनने वैल्यू बता रखी। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन दैट द क्लोरीन एटम इज 35.5 टाइम्स मैसिव एज द हाइड्रोजन एटम and nearly all of the mass of atom is concentrated in its nucleus। क्या गलत बोला? सही बात बोली उन्होंने कि सारा जो एटम का मास है जनरली वो तो उसके न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि एटम के बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका मास तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स छोटा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। तो आपको वही बताना है, एक HCl मॉलिक्यूल है, ये H है, ये Cl है। वैसे तो आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरह से होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस क्लाउड का कोई मास नहीं है, इट्स लाइक गैस। असली मास तो इनके सेंटर्स में होता है, इनके सेंटर्स में होता है। यानी आई कैन अज्यूम बेसिकली दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एज अ पॉइंट मास एंड दिस Cl एज अ पॉइंट मास विच आर नथिंग बट देयर न्यूक्लियसेस। और ये वो बात बोली है कि हाइड्रोजन से क्लोरीन का जो न्यूक्लियस का मास है वो 35.5, यानी मैं अगर हाइड्रोजन का m मानूं तो उसका कितना होगा 35.5 m, और इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, दिस इज व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड बना हुआ है ना HCl मॉलिक्यूल का, बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी देर की 1.27 एंगस्ट्रॉन, दैट इज 1.27 इंटू 10 की पावर -10 मीटर्स। क्लियर? अब आपसे पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो निकाल देते हैं। फाइंड द, मैं इसमें ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि वो पोजीशन ऑफ सेंटर मास किस मॉलिक्यूल से पूछ रहा है, हाइड्रोजन से या क्लोरीन से, क्योंकि उसी के हिसाब से मेरा ओरिजिन होगा। तो इसमें इनने ऐसा कुछ गिवन दिया हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे दिस एज ओरिजिन 0,0, सो दिस विल बिकम
1.27 एंगस्ट्रॉन, 0। तो सेंटर मास इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, तो लिख देते हैं xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, मैंने ये ओरिजिन और ये क्यों डिफाइन किया? क्योंकि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें पोजीशंस का एवरेज लेना पड़ता है, पोजीशन लिखने के लिए ओरिजिन मानना पड़ेगा। अब यहाँ तो मॉलिक्यूल दे रखा है, इसकी तो कोई रीजन गिवन ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके एक मॉलिक्यूल को लेकर ओरिजिन मानना है, उसे 0 मानिए, तो दूसरे मॉलिक्यूल की पोजीशन अपने आप आपको उसकी बॉन्ड लेंथ से मिल जाएगी। इन दोनों पोजीशन की मदद से इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए एंड यू विल गेट द आंसर। दिस इज द ओनली वे हाउ वी कैलकुलेट द पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास whenever there is nothing given about the given system. We have to first imagine the origin, then write the positions, and then calculate its average and get position of center of mass. So in this case, it will become, अगर मैंने इसको origin माना हाइड्रोजन को, तो ये 0 into m plus 1.27 into 10 की पावर minus 10 into 35.5 upon m plus 35.5 m। तो आप देखोगे यहां से आपको कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा। दिस विल बिकम 1.27 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 35.5 अपॉन 36.5। ठीक, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। सो दिस विल कम आउट टू बी xcm विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, कैलकुलेट कर देंगे तो ये मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1.24 एंगस्ट्रॉन। लेकिन ये पोजीशन ऑफ सेंटर मास के आई फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, क्योंकि आपने ओरिजिन किसको माना था? हाइड्रोजन को। ठीक, तो बिल्कुल आसान है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो समझ में आपको ये हमने क्लास में भी किया था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है, कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कभी इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.3, अ चाइल्ड सिट्स stationary at one end of a long trolley moving uniformly with uniform velocity v on a smooth horizontal floor. If the child suddenly gets up and runs on the trolley in any manner, then what is the speed of center of mass of the trolley, that is child plus trolley system? ठीक है, देखिए बेसिकली मुझे ये पता होता है कि VCM जो होता है ये क्या होता था? m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। दो ही लोग हैं तो ये यही होगा। अच्छा, m इंटू v क्या होता है? m इंटू v होता है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो ये लिखा क्या हुआ है? P1 प्लस P2 अपॉन M1 प्लस M क्या होता है? M टोटल मास। तो ये लिखा क्या है? टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मतलब ट्रॉली प्लस बॉय अपॉन टोटल मास। ये किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो इन दोनों के टोटल मोमेंटम यानी बॉय प्लस ट्रॉली का जो टोटल मोमेंटम है अपॉन टोटल मास है। अब इनिशियली क्या है? ट्रॉली और बॉय दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, यानी दोनों के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, ऑफ कोर्स होगा। और लेकिन दोनों ट्रॉली के अंदर हैं और मतलब ट्रॉली के अंदर बॉय है, तो ट्रॉली जो मूव कर रही है वो एक स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है। ये जो स्मूथ वर्ड है इसका मीनिंग ये है कि उस ट्रॉली के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब तो ये एक्चुअली पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा ये लिखा है स्मूथ सरफेस दिस इंप्लाइज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, यानी ट्रॉली के ऊपर कोई भी फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, ट्रॉली तो स्मूथली मूव करती रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉय की जो ट्रॉली के अंदर बैठा हुआ है, अगर वो मूव करना चालू करेगा तो वो उस ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। सपोज वो अगर आगे मूव करेगा तो ट्रॉली पे पीछे मूव फोर्स लगाएगा, अगर वो पीछे मूव करेगा तो ट्रॉली पे आगे फोर्स लगाएगा। लेकिन जो भी हो फोर्स लगाएगा बॉय, ठीक है।
अच्छा, अगर ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ट्रॉली की वेलोसिटी चेंज होगी, बिल्कुल होगी, और साथ में बॉय की वेलोसिटी भी चेंज होगी। यानी ट्रॉली और बॉय को अगर अलग अलग देखें तो इन दोनों पे फोर्स आ रहा है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो इनके आपस के फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे और ये सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और जिस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यानी बॉय अगर मूव करेगा, इवन इफ बॉय मूव्स, टोटल मोमेंटम सम सिग्मा पी विल रिमेन कांस्टेंट। किसका? ट्रॉली प्लस बॉय का। क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है। और ये तो पता ही है कि मास तो वैसे भी चेंज नहीं होता है, मास तो वैसे भी कंजर्व रहता है, तो टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास भी कांस्टेंट रहेगा। यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन्स कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी ट्रॉली और बॉय दोनों की स्पीड चेंज हो गई, लेकिन इन दोनों के सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा जो कि पहले थी। तो v फाइनली इज इक्वल टू v इनिशियल, जो कि कितनी थी? v, जो कि आपको यहां गिवन है। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, उसके सिस्टम के पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब एक्सटर्नल फोर्स आएगा। इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो ये हम नोट लिख लेंगे, इंटरनल फोर्सेस या इंटरनल सिस्टम पार्टिकल्स के इंटरेक्शंस कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्सेस कांट चेंज VCM, ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज। तो ट्रॉली और बॉय, उनको अगर मैं एक ही सिस्टम बना दूंगा तो बॉय के मूव करने से ट्रॉली के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो इंटरनली बन जाएगा, तो वो उसकी वेलोसिटी किसकी? सेंटर ऑफ मास की। इन दोनों की तो चेंज होगी, बट इन दोनों के कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाएगी बॉय के मूवमेंट से। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया।